मुझे चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है। न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है। किसका है खोपड़ी, ये भी तो दिखाएंगे। क्या इंसानियत इतनी गिर सकती है कि कोई इंसान मरने के बाद उसके शरीर के अंगों का सूप बनाकर पी ले? ये घटना प्रयागराज की है जो हमें झकझोर कर रख देती है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको मानवता के गिरते स्तर की एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रयागराज के रहने वाले धीरेंद्र सिंह, जो पेशे से पत्रकार थे और हिंदी दैनिक अखबार आज के लिए रिपोर्टिंग करते थे, अचानक लापता हो गए। दिसंबर 2000 में जब वह 2 दिनों तक घर नहीं लौटे तो उनके परिवार वालों को लगा कि शायद किसी काम से बाहर गए होंगे। लेकिन जब ज्यादा समय बीत गया और उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, तब परिवार को चिंता सताने लगी। 17 दिसंबर को उनके घर वाले किटगंज पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चूंकि मामला एक पत्रकार से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और धीरेंद्र सिंह की तलाश में जुट गई। सबसे पहले उनके कॉल रिकॉर्ड की जांच की गई। आखिरी कॉल 16 दिसंबर की रात 12 बजे एक लैंडलाइन नंबर पर की गई थी। पुलिस यह पता लगाने में जुट गई कि यह नंबर किसका है और इतनी रात को धीरेंद्र सिंह किससे बात कर रहे थे। जांच में सामने आया कि यह नंबर प्रयागराज की रहने वाली एक महिला फूलन देवी का था। फूलन देवी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले ड्राइवर राजा कलंदर की पत्नी थी और अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत सदस्य भी थी। जब पुलिस ने फूलन देवी और उनके पति से पूछताछ की तो उन्होंने धीरेंद्र सिंह को जानने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि राजा कलंदर ने कहा कि उनके और धीरेंद्र सिंह के अच्छे संबंध थे और उन्होंने ही 16 दिसंबर की रात उन्हें फोन किया था, सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। पुलिस को उनका जवाब संदिग्ध लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में वे वापस लौट आई। इसके बाद पुलिस ने धीरेंद्र सिंह के विरोधियों और संभावित दुश्मनों पर भी जांच शुरू की, लेकिन कहीं से कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। आखिरकार जब बाकी सारे सुराग खत्म हो गए तो पुलिस का संदेह सीधा राजा कलंदर पर आकर टिक गया। पुलिस ने फूलन देवी के शौहर राजा कलंदर की पूरी आपराधिक कुंडली खंगालने का फैसला किया। उन्हें शक था कि आखिर कोई रात के 12 बजे किसी पत्रकार को फोन क्यों करेगा। तफ्तीश के दौरान खुलासा हुआ कि राजा कलंदर का असली नाम राम निरंजन था। इतना ही नहीं, उसकी बीवी का नाम भी असल में फूलन देवी नहीं था, बल्कि शादी के बाद उसने ही उसका नाम बदल दिया था। राजा कलंदर के 2 बेटे थे, एक का नाम अदालत और दूसरे का जमानत रखा गया था। पुलिस को जब इन बातों पर और शक गहराया तो उन्होंने राजा कलंदर और फूलन देवी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। कुछ ही देर में राजा कलंदर का हौसला टूट गया और वह सच्चाई बताने को तैयार हो गया, लेकिन उसने एक अजीब शर्त रखी, पहले उसे दाल पीने दी जाए। पुलिस को यह शर्त अजीब तो लगी, लेकिन इसे पूरा करने में कोई खास दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे दाल पीने दी। इसके बाद जो सच सामने आया उसने पुलिस वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। राजा कलंदर ने बताया कि वह एक अपराधी गिरोह चलाता था जो हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को लूटता था और उनके ड्राइवरों की हत्या कर देता था। वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर की नौकरी करता था और अपनी बीवी के राजनीतिक रसूख का भी फायदा उठाता था। पत्रकार धीरेंद्र सिंह को उसके इन गैर कानूनी कामों की भनक लग गई थी। राजा कलंदर को डर था कि अगर धीरेंद्र सिंह ने सबूतों के साथ यह खबर अखबार में छाप दी तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। बस इसी इरादे से उन्होंने 17 दिसंबर की रात धीरेंद्र सिंह को अपने पिग लिस्ट फार्म हाउस में बुलाया। जैसे ही धीरेंद्र सिंह अपनी बाइक से वहां पहुंचे, राजा कलंदर ने उन्हें सबसे पहले आग के पास बैठने का ऑफर दिया ताकि ठंड से राहत मिल सके। धीरेंद्र सिंह आग के पास बैठकर खुद को गर्म करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक राजा कलंदर के साथी बख्शराज ने पीछे से उनकी पीठ में गोली मार दी। धीरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद राजा कलंदर और बख्शराज ने उनके शव को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। उनके शरीर के टुकड़ों को पॉलीथीन में भरा गया और फिर उसे टाटा सुमो में रखकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ठिकाने लगाने के लिए ले जाया गया। वहां पहुंचकर उन्होंने उन टुकड़ों को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। राजा कलंदर ने बताया कि धीरेंद्र सिंह की बाइक वह बनारस ले गया और उसे अपने एक परिचित को दे दिया, जबकि उनके जूते बख्शराज को सौंप दिए।
पुलिस ने राजा कलंदर और बख्शराज को हिरासत में लेकर रीवा जिले के उसी स्थान पर ले गई जहां उन्होंने शव के टुकड़े फेंके थे। जांच के दौरान पुलिस को वहां धीरेंद्र सिंह के शरीर के अवशेष मिले, जिनकी पहचान उनके परिवार वालों द्वारा की गई। जिस टाटा सुमो का इस्तेमाल शव को ठिकाने लगाने में किया गया था, वह मेरठ के एक युवक कुमार से छीनी गई थी। इसके बाद पुलिस राजा कलंदर के फार्म हाउस पर पहुंची और वहां छानबीन शुरू की। इस फार्म हाउस में एक पेड़ था जिसकी डालियों से इंसानों की खोपड़ियां लटकी हुई थी। हर खोपड़ी पर अलग अलग रंग चढ़ाया गया था और उन पर उनकी जातियों के नाम लिखे गए थे। यानी जिस व्यक्ति की खोपड़ी थी उसकी जाति का नाम उस पर अंकित था। फार्म हाउस की तलाशी के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें राजा कलंदर के गुनाहों और उसकी वहशत का पूरा सच दर्ज था। इस डायरी में अलग अलग 14 लोगों के नाम लिखे थे और आखिरी नाम पत्रकार धीरेंद्र सिंह का था। राजा कलंदर ने सबसे पहले अपने साथ काम करने वाले कालीचरण श्रीवास्तव को अपना पहला शिकार बनाया। उसका मानना था कि कायस्थ जाति के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसलिए उसने सबसे पहले कालीचरण को निशाना बनाया। उसने कालीचरण को अपने फार्म हाउस पर बुलाया, उसकी हत्या की और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने शरीर के टुकड़े कर दिए और कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस के अंदर, जबकि बाकी को बाहर जमीन में दफना दिया। लेकिन उसकी वहशत यहीं खत्म नहीं हुई। उसने कालीचरण के सिर से उसका दिमाग निकाला और उससे सूप बनाकर पी गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की कहानी क्या थी। इसकी जड़ें राजा कलंदर के बचपन से जुड़ी हैं। बचपन में राम निरंजन यानी राजा कलंदर काफी मंद बुद्धि था। पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी, मगर उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि लोग बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोगों को सम्मान देते हैं और उनकी खूब इज्जत करते हैं। वह चाहता था कि लोग उसे भी वैसी ही इज्जत दें, इसलिए उसने अपना नाम रंजन से बदलकर राजा कलंदर रख लिया ताकि उसमें एक किंग जैसी फीलिंग आ सके। उसने अपने बेटों के नाम अदालत और जमानत भी इसी सोच के साथ रखे ताकि उसे यह महसूस हो कि वह अदालत और जमानत दोनों का मालिक है, क्योंकि वह खुद को राजा मानता था। इसके बाद उसके दिमाग में ऐसा जुनून घर कर गया जिसने उसे इंसान से दरिंदा और फिर हैवान बना दिया। उसे लगता था कि अगर वह बुद्धिमान लोगों के दिमाग का सूप पिएगा तो दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान बन जाएगा। इसी सोच के चलते वह समाज से चुन चुनकर समझदार और पढ़े लिखे लोगों को धोखे से अपने फार्म हाउस बुलाता, फिर उनकी हत्या करता। हत्या के बाद वह उनकी खोपड़ी अलग कर देता और फिर अपने फार्म हाउस में एक राजा की तरह कुर्सी पर बैठ जाता। इसके बाद उस खोपड़ी पर मुकदमा चलता जहां वह खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही अभियुक्त होता। फिर वह खोपड़ी का फैसला सुनाता, उसके भीतर से दिमाग निकालता और सुबह खाली पेट उसका सूप बनाकर पी जाता। इसके बाद बची हुई खोपड़ी को रंगता और उस पर व्यक्ति का नाम लिखकर फार्म हाउस के पेड़ पर टांग देता। उसके लिए ये खोपड़ियां उतनी ही अहम थीं जितनी किसी खिलाड़ी के लिए उसके जीते हुए मेडल। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि एक बार एक कार वाले ने उसे लिफ्ट नहीं दी थी, जिससे गुस्से में आकर उसने 3 लोगों की हत्या कर दी। उसके फार्म हाउस की तलाशी के दौरान पुलिस को कालीचरण श्रीवास्तव, मोइन, अशोक, संतोष सहित कई अन्य लोगों की खोपड़ियां बरामद हुई। राजा कलंदर ने पहली बार साल 1998 में कत्ल किया था और उसका आखिरी शिकार 2000 में पत्रकार धीरेंद्र सिंह बना। अदालत में पूरे 12 साल तक इस केस की सुनवाई चली, जहां कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला करार दिया। आखिरकार अदालत ने राजा कलंदर और उसके साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं और अपनी सजा भुगत रहे हैं। ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।